तो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर का रिवीजन आज हम लोग करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। ये चैप्टर हम लोग का एग्जाम में 6 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। ये चैप्टर से 6 मार्क्स आने वाला है। अब ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें सम्स नहीं है, सिर्फ 2 ग्राफ है। वो 2 ग्राफ आ सकता है क्या? ये जब क्वेश्चन में है तो आ ही सकता है, चैप्टर में है तो सिर्फ 2 ग्राफ है, बाकी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट समझने वाला चैप्टर है, रट्टा मारने वाला चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? Balance of payment is the systematic record of all the economic transaction between the residents of one country and the residents of another country during a given time period, usually 1 year. अब ये तो हो गया बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है पूरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कर रहा है एक साल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग का कंट्री है हिंदुस्तान, इंडिया। अब एक और कंट्री ले लेते हैं जैसे कि दुबई। अब दुबई के साथ इंडिया पूरा साल में, पूरा फाइनेंशियल ईयर में कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। दुबई इंडिया को कुछ बेच रहे हैं, इंडिया दुबई को कुछ बेच रहे हैं, तो पूरा साल ये चीज़ हुआ है ना। हम लोग कुछ दुबई को बेचा, दुबई हम लोग को कुछ बेचा, फिर हम लोग वो लोग को बेचा, वो लोग हम लोग को बेचे, तो ये पूरा चला है। ये जो पूरा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है सिस्टमैटिक वे में, इसी को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो समझ में आ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स द record of all the economic transaction between the residents of one country and the residents of another country during a particular period which is usually 1 year. ठीक है, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी कंट्री का, इंडिया और यूएस के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है एक कंट्री के लोग और दूसरे कंट्री के लोगों के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना सर? अच्छा देखो, ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको बाबू लोग। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का 2 कंपोनेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कितना कंपोनेंट है? 2। कौन कौन सा? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का कितना कंपोनेंट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का 2 कंपोनेंट है। कौन सा 2 कंपोनेंट है सर? कैपिटल अकाउंट है और करेंट अकाउंट है। सर ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करेंट अकाउंट क्या होता है, देख लेते हैं। अभी इतना तो समझ में आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, उसका कितना कंपोनेंट है। ठीक है, अब देखो बुक में देख लो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है। करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन related to export and import of goods, services, unilateral transfers and international incomes। देखो करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विसेज का, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और इंटरनेशनल इनकम्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है एक तरफा जो पेमेंट होता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब है एक तरफा प्यार। समझ में आ रहा बात? मतलब वन साइडेड लव। हम वहाँ पे तो पैसा भेज रहे हैं लेकिन वहाँ से कुछ बदले में आ नहीं रहा, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन साइडेड लव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी टर्की में अर्थक्वेक आया, समझ में आया बात? तो हम लोग का जो कंट्री है इंडिया बहुत सारा रिलीफ मटेरियल भेजा, वहाँ पैसा भेजा, बदले में टर्की वाले लोग हम लोग को कुछ दिया क्या? नहीं दिया। तो ये हम लोग का क्या था? एक तरफा मोहब्बत था, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो ये भी तो एक्सचेंज हुआ ना, इंटरनेशनल ट्रेड में आ गया, इंटरनेशनली हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन से अकाउंट में आएगा? करेंट अकाउंट में आएगा सर। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आते हैं कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स
ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू चेंज इन एसेट। मतलब देखो, जब तुम कोई एसेट्स एक्वायर कर रहे हो या लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हो दूसरे कंट्री का, वो रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट में, वो रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट में। अब देखो, इसका कंपोनेंट को एकदम डिटेल में समझना है, देखो चार्ट दिया हुआ है बुक में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ही में इंटरनेशनल ट्रांसफर रिकॉर्ड होता है। करेंट अकाउंट दोनों का क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जब पैसा आता है, समझ लो, देख लो बुक में पूरा बना हुआ है डिटेल में, है ना। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का दो साइड है। करेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। यहां तक किसी का कोई डाउट? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जब अपनी कंट्री में पैसा आ रहा है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं जब अपनी कंट्री से पैसा जा रहा है। समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड में क्रेडिट, राइट हैंड में डेबिट। अकाउंट्स वाला रूल फॉलो नहीं कर देना है, डेबिट क्रेडिट वाला। यहाँ पे लेफ्ट में क्रेडिट, राइट में डेबिट, ठीक है ना। अब देखो सर, करेंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? अभी तो बोले बाबू, जब पैसा आएगा कंट्री में तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। क्या क्या रीजन की वजह से पैसा आता है देख लो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तुम दुबई को अनाज बेच दिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसा आएगा ना, करेंट अकाउंट का क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज तुम सेल किया, जैसे कि यूएस का ज़्यादातर कॉल सेंटर्स इंडिया में है, तो हम लोग सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, बदले में पैसा आ रहा है, करेंट अकाउंट के क्रेडिट। उसी तरह यूनिलैटरल रिसीट्स, मतलब कोई दूसरा कंट्री, जैसे कि हम लोग का केरला में जब बाढ़ आया था, केरला में जब फ्लड आया था, तो बहुत सारे कंट्रीज, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, यूएस हो गया, वो लोग हम लोग को फंड्स भेजा था ना, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब वो लोग का एक तरफा प्यार हम लोग की तरफ। समझ में आ रहा है? तो ये भी पैसा आया ना, क्रेडिट, समझ में आया। और फिर इनकम रिसीट्स, मतलब कोई बाहर अपना कंट्री का लोग, जैसे कि मान लो बहुत सारे कंट्री में हम लोग है ना, जान पहचान वाले लोग, रिलेटिव लोग दुबई में काम करे, यूएस में काम करे, सऊदी में काम करे, तो पैसा भेज रहे, तो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? क्रेडिट साइड में, करेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में। तो पैसा कौन कौन से रीजन से वजह से आता है? गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्स इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स, रेमिटेंस, कुछ भी, गिफ्ट्स, और इनकम रिसीट्स, ये सब क्रेडिट में, करेंट अकाउंट का। अब यही सबको ऑपोजिट डेबिट में, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तुम सामान मंगवा रहे हो, चाइना से मंगवा रहे हो सामान, क्या हो गया? पैसा गया कंट्री से, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जाता है, तो वो लोग करेंट अकाउंट के डेबिट में। उसी तरह यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, अब हम लोग किसी से एक तरफा प्यार कर रहे हैं, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को हम लोग पैसा दे रहे हैं एज अ गिफ्ट, एज अ हेल्प, एज अ चैरिटी, तो ये क्या हो गया? ये हम लोग का एक तरफा प्यार उन लोगों के तरफ, यूनिलैटरल ट्रांसफर मेड बाय अस, ये आएगा करेंट अकाउंट के डेबिट में। और फिर इनकम पेमेंट्स, मान लो कोई फॉरेनर इंडिया में कमा रहे हैं, तो नेपाली लोग, बांग्लादेशी लोग बहुत सारे अपने कंट्री में आके काम कर रहे हैं ना, तो लोग यहाँ से पैसा लेकर जा रहे हैं, तो एक करेंट अकाउंट के डेबिट में। क्लियर हो गया? अच्छे से समझा दिए, बॉक्स को एकदम भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है बात? एकदम दिमाग में प्रिंट करके लेके जाने एग्जाम हॉल में, दिमाग में और कहीं नहीं। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट में भी पैसा आता है तो क्रेडिट, जाता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। पैसा आएगा कब कैपिटल अकाउंट में? देखो, कैपिटल बोरोइंग्स एंड कैपिटल रीपेमेंट बाय सेल ऑफ एसेट्स टू फॉरेनर्स। देखो, हम लोग अगर उधार ले रहे हैं अमेरिका से, मान लो हम लोग उधार ले लिया, कैपिटल बोरोइंग्स हो गया, क्रेडिट में आएगा। सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स कंट्री अपना बेच दे रहा है, मान लो मोदी गवर्नमेंट बोला कि यार ये एयरपोर्ट जो है हम एक दे देते हैं यूएस कंपनी को चलाने के लिए, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं उन लोग को, तो सेल ऑफ एसेट, पैसा आया लेकिन इसको अच्छा माना नहीं जाता है, ठीक है। अब जैसे कल को मान लो तुम बोल दिए कि पापा, अचानक से तुम गए गाड़ी लेके, बोले पापा 10 लाख रुपए लेके आए, जा कहाँ से लाए? वो ज़मीन बेच दिए। पापा खुश होगा, पापा पहले अरे तेरा पैसा आया, हाँ 10 लाख लाया मेरा बेटा, लाए कहाँ से? तो ज़मीन था गाँव में, सबको बेच दिए, मारना चालू। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भले पैसा क्रेडिट हुआ है,
बट इसको ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता है। तो अगर तुम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले रहे हो कोई कंट्री से अच्छे रीज़न के लिए तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही नहीं। ठीक है ना, क्लियर हुआ पॉइंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कब होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जब होगा तब। इसी के ऑपोजिट कैपिटल पेमेंट, मतलब हम लोग जो बोरिंग्स किए थे तो कैपिटल रीपेमेंट, वो बोरिंग्स को चुका रहे हैं तो पैसा जाएगा। और परचेज ऑफ एसेट्स, हम लोग बाहर के कंट्री का, मान लो श्रीलंका का कोई पोर्ट हम लोग खरीद ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पैसा देंगे ना, परचेज ऑफ एसेट्स, तो ये रिकॉर्ड होगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है भाई कौन कौन सा कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा। चलो एक बार क्विक रिवीजन विद इन 30 सेकेंड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कितना कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट। कौन कौन सा? कैपिटल और करेंट। करेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? एक पैसा जो आ रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। डेबिट साइड में इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल पेमेंट्स एंड पेमेंट टू फॉरेनर्स या इनकम पेमेंट्स। ठीक है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड सेल ऑफ एसेट्स। डेबिट में लॉन्ग टर्म रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बहुत अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमको पढ़ना है, ठीक है ना। डिटेल में समझा दिए तो ऑलरेडी, करेंट अकाउंट में क्या है, कैपिटल अकाउंट में क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन पूरा हो गया हम लोग का कंप्लीट, ठीक है ना। अगर तुम चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बस उसी को लिखा हुआ है। हम एकदम इजी लैंग्वेज में जो हम बोले वही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, 2 टर्म को याद रखना है, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? देखो पेज नंबर 281, देखो ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना 15.2.2। अब फॉरेन, अच्छा सुन लो ना, क्या है समझ में आ जाएगा। हम सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहे हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहे हैं। एक पर्सन है जो अमेरिका में रह रहा है, उसका नाम है मिस्टर बिल गेट्स। अब वो सोचते हैं ना कि यार इंडिया में अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोला जाए ना बहुत चलेगा, अगर इंजीनियर लोग बहुत धमाकेदार रहते हैं, तो चलो एक काम करते हैं ना, इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी खोल देते हैं। बिल गेट्स आया, पूरा पैसा लेकर लैंड परचेज किया, कंपनी रजिस्टर किया, ठीक है, और अपना कंपनी स्टार्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट किया ना इंडिया के ऊपर, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन कंपनी को या फॉरेन इंडिविजुअल प्लांट सेटअप करता है, फैक्ट्री, नॉर्मल लैंग्वेज में कारखाना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री सेटअप करता है अपने कंपनी के नाम से, अपने नाम में, और फिर उसको चलाता है, इसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज़रूरी है हर कंट्री के लिए ग्रो करने के लिए, समझ में आ रहा है। इसलिए देखो एप्पल इंडिया में आके पहले नहीं करता था, अब मैन्युफैक्चर कर रहा है, अभी टेस्ला आएगा, इस तरह करके सब आएगा, ठीक है। दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बिल गेट्स बोला यार यहाँ पे चलेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट जाएंगे, ज़मीन परचेज करेंगे, लीगल मैटर है, बहुत टाइम लगेगा। इंडिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा है? TCS। एक काम करते हैं, हम TCS में पैसा लगा दे रहे हैं, TCS तो वहाँ पे है, हम TCS में पैसा डाल दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई इंडियन कंपनी में पैसा लगा दिया और वहाँ से कमा रहे, बाहर का कोई ब्रांड, बाहर का कोई कंपनी या बाहर का कोई इन्वेस्टर, ये हो गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो अपना बोरिया बिस्तर झोला लेकर आके इंडिया में पूरा सेटअप कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है, बस एक कंपनी, एक सक्सेसफुल अच्छा इंडियन कंपनी में वो पैसा लगा दिया। क्लियर हुआ पॉइंट। ज़्यादातर फॉरेनर्स लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, क्यों? अभी हम TCS में लगाए, फट से निकाल लिए, ज़रूरत हमको लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, पैसा निकाल के लेके निकल गई।
बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अब तो यहाँ पे हम कारखाना बना लिए, सेटअप कर लिए, अब यहाँ से एम्प्लॉय ये कर दिए, इसमें झमेला भी ज़्यादा। अब यहाँ से जाएंगे तो चाप है ना बहुत, इतना ईजिली तो वहाँ से फिर जा नहीं सकता है। इसीलिए FDI बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर कंट्री के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? डिपेंड करता है, देखो अगर कंट्री जैसे कि हम लोग का कंट्री अब ग्रो कर रहा है तो FDI ज़्यादा आता है। अब जैसे कि जो कंट्री है जहाँ पे हमेशा मारपीट कुछ, जैसे कि पाकिस्तान ले लो, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे कोई बड़ा कंपनी वहाँ पे थोड़ी सोचेगा कोई बड़ा कंपनी आईफोन या टेस्ला जाके वहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं, नहीं सोचेगा। रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबल कंट्री है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उसको खुद का प्राइम मिनिस्टर एक लंदन भागा हुआ और एक जेल में है, दोनों एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर ही सेफ नहीं है तो कोई कंट्री क्यों वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा या कोई बिजनेस। अपना इंडिया क्या है, सेफ है। प्रॉब्लम इंडिया में भी थोड़ा बहुत तो हर जगह है, लेकिन क्या है, सेफ है, सिक्योर है, ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। चलो अब हम लोग आते हैं कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट्स हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप लोग को समझ में आ गया, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सब दिया हुआ है बाबू। देखो 3 कैटेगरीज है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, एक है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नंबर 1 बैलेंस ऑफ ट्रेड, नंबर 2 बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कितना कैटेगरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट का? 3। कौन कौन सा? नंबर 1 बैलेंस ऑफ ट्रेड, नंबर 2 बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कितना कैटेगरी है? 3। नंबर 1 बैलेंस ऑफ ट्रेड, नंबर 2 बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीनों को ऐड करके क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सम टोटल ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, सर ये सब है क्या। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स इन अ ईयर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ध्यान से समझ लो बात को। ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जो एक गुड्स है, सर्विसेज का बात नहीं हो रहा है यहाँ, विजिबल गुड्स, टैंजिबल गुड्स का जो लेन देन है, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे कि पूरा साल में इंडिया जो है दुबई से मान लो 100 रुपया का सामान खरीदा है, इंपोर्ट कितना हुआ है? 100 रुपया का, और इंडिया दुबई को एक्सपोर्ट किया है 130 रुपया का सामान। इंपोर्ट कितना किया? 100 रुपया, और एक्सपोर्ट कितना का सामान किया? 130 रुपया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलेगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट 130 माइनस बैलेंस ऑफ इंपोर्ट 100, तो बचा कितना? 30। तो पॉजिटिव में है ये, तो इसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड 30 सरप्लस, पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बात? सर ऐसे भी तो हो सकता है, इंडिया 130 रुपया का सामान इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट दुबई को किया 100 रुपया का, तो यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा -30। इसको बोलते हैं एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं? एडवर्स। जब नेगेटिव रहेगा तो बोलेंगे एडवर्स या डेफिशिएंट, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा तो बोलेंगे सरप्लस। वाह, सीख गए तो तुम लोग। या फेवरेबल। समझ लो, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रहा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव है, तो उसको बोलेंगे सरप्लस या फेवरेबल। नेगेटिव रहा तो उसको बोलेंगे डेफिशिएट या अनफेवरेबल। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब आते हैं बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट में देखो, वो फिर से चार्ट में चले जाओ पीछे, जो 279 में। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट मतलब होता है क्रेडिट माइनस डेबिट। करेंट अकाउंट का क्रेडिट का टोटल माइनस करेंट अकाउंट का डेबिट का टोटल। तो करेंट में क्या क्या आ रहा है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इनकम रिसीव्स। ये सब का टोटल को ऐड किए, माइनस कर दिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, पेमेंट मेड्स एंड पेमेंट इनकम पेमेंट्स, ये सबको माइनस कर दिए। समझ में आ गया? तो क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट
सॉरी क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट माइनस डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, ये आ जाएगा मेरा बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। ये भी पॉजिटिव में आया तो फेवरेबल या सरप्लस, नेगेटिव में आया तो डेफिशिट या अनफेवरेबल। क्लियर हुआ पॉइंट। अब आते हैं सर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसका भी सेम चीज, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट माइनस डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आ रहा है बात। इसका भी वही हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है सर, वही बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो आया है उसको ही बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। मान लो करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 50, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया है 80, तो 50 प्लस 80 130, ये हो गया मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट जो हम समझाना चाह रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। चलो अब देखो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कुछ कंट्री के साथ पॉजिटिव है, कुछ कंट्री के साथ नेगेटिव है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो बहुत सारा टाइम क्या होता है, हम लोग जैसे हम अभी एक्सप्लेन किए ज़्यादा सामान बेच दिए दुबई को, दुबई हम लोग को कम बेचा, या यूएस को हम लोग कम बेच दिए, यूएस हम लोगों को ज़्यादा बेच दिया। समझ में आ रहा बात। मतलब कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो सकता है एक कंट्री के साथ और अनफेवरेबल हो सकता है दूसरे कंट्री के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल दुबई के साथ हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो है फेवरेबल, मतलब हम लोग ज़्यादा बेचे हैं, पैसा ज़्यादा वहाँ से आया है, यहाँ से कम गया। चाइना के साथ हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट है अनफेवरेबल, मतलब चाइना वाला लोग हम लोग से ज़्यादा लेकर चला गया, हम लोग चाइना वाले से उतना ज़्यादा लेकर नहीं आ पाए, तो अनफेवरेबल हो गया। तो हर कंट्री चाहता है ना कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहे। क्या चाहता है, मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहे, हर कंट्री चाहता है। समझ लो इसका आप छोटा सा एग्जाम्पल अगर लोगे, मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, हम कोचिंग चला रहे, तुम लोग में से किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का जो है कपड़ा का दुकान है, किसी का ग्रोसरी है, तो अब हम क्या कोशिश करेंगे कि मेरे पास हम ग्रोसरी वाला से, मतलब ग्रोसरी वाला के घर से ज़्यादा बच्चा है मेरे पास पढ़ने के लिए, हम ग्रोसरी कम खरीदें, मतलब मेरा जो है इनकम, नेट इनकम उससे ज़्यादा रहे, हम उससे ज़्यादा अर्न करें, वो हमसे कम अर्न करे। तो कंट्री भी वैसे ही सोचता है, इंडिया सोचता है हम चाइना को ज़्यादा बेचे, खरीदे कम। समझ में आ रहा है बात। हर कंट्री चाहता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहे, बट पॉसिबल है नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा फेवरेबल नहीं हो सकते, अनफेवरेबल भी हो जाते हैं। अब इसका क्या रीज़न है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो ये तुम लोग अभी बता दोगे अपने से ही, तुम लोग अभी अपने से बता दोगे हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट चाइना से एडवर्स क्यों है, मतलब चाइना हम लोग से ज़्यादा कमा लेते हैं, हम लोग चाइना से उतना कमा नहीं पाते। इसका रीज़न बताओ क्यों हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है या एडवर्स है विद चाइना। पहला रीज़न फॉल इन फॉरेन डिमांड, मतलब बोलो हम लोग उतना सामान, हम लोग का सामान को उतना डिमांड चाइना में नहीं है, तो अगर हम लोग का गुड्स का फॉरेन में उतना डिमांड नहीं है तो हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एडवर्स रहेगा ना भाई। समझ में आ रहा है बात। तुम बताओ जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गरीब कंट्री के ले लेते हैं श्रीलंका। अब श्रीलंका ऐसा क्या बना रहा है जो दुनिया वाला उससे खरीदे, तो श्रीलंका का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स रहेगा क्योंकि उसका गुड्स का फॉरेन मार्केट में डिमांड नहीं है। तो पहला जो रीज़न है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का, दैट इज फॉल इन फॉरेन डिमांड। दूसरा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी, तुम्हारा इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब तुम्हारा इकोनॉमी में महंगाई ज़्यादा है तो तुम्हारा हर सामान का दाम ज़्यादा रहेगा, तो जब तुम्हारा सामान का दाम ज़्यादा रहेगा तो तुम बाहर बेच कैसे सकते हो उसको, बाहर सस्ता में मिल जाएगा। समझ में आया बात। तो अगर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा तो तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, दूसरा इंपोर्ट होने लगेगा।
इंडिया में क्या इतना कंपनी है, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं बना सकता है? बना सकते हैं कि नहीं बना सकता है? बना सकता है। फिर भी चाइना से क्यों आ रहा है? जो भी फ़ोन तुम ले लो चाइना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाइना, तुम्हारा बल्ब एंड ऑल एवरीथिंग चाइना, लैपटॉप क्यों? इंडिया में नहीं बन सकता है? सर इंडिया में बनने में बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा ना, इससे सस्ता में तो चाइना में आ जा रहा है। देखो जो फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रेडमी, Xiaomi, सब चाइनीज़ कंपनी 8,000 में तुम्हारे हाथ में अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन दे रही है। अच्छा, तो जब इन्फ्लेशन राइज होगा डोमेस्टिक मार्केट में तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, बाहर से सामान ज़्यादा आएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एडवर्स होगा ना भाई। समझ में आया? तीसरा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, मतलब देखो तुम अगर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट बोला कि हम लोग जो है 2 साल के अंदर जो है 10 नया एयरपोर्ट बनाएंगे, 50 रेलवे स्टेशन बनाएंगे, 100 स्कूल्स बनाएंगे, तो ये सब पैसे के लिए क्या करना होगा? फॉरेन से क्या लेना होगा? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा तुम्हारा? एडवर्स हो जाएगा, क्योंकि तुमको जितना उधार लोगे इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ेगा उतना ज़्यादा। एडवर्स मतलब नेगेटिव। हाँ, उसी तरह जब डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारा इक्विपमेंट एंड ऑल बाहर की कंट्री से आएगा। समझ में आ रहा बात? मशीन्स एंड ऑल, तो वैल्यूज ऑफ पेमेंट और ज़्यादा एडवर्स होगा। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा इंपोर्ट उतना ज़्यादा करवाना पड़ेगा। इंक्रीज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो है जो बाहर में बेच रहे हैं वो इंडस्ट्रीज का कॉस्ट अगर बढ़ता है, वो लोग का सामान महंगा होगा, वो लोग का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट उतना ही रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स के तरफ बढ़ेगा। फिर आता है एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। क्या मतलब है एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट का? सर एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि अगर आपका करेंसी महंगा हो जाता है कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। क्या मतलब है इसका? पहले ये एक, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक जो पेंसिल है, ये एक पेंसिल जो है 20 रुपया दाम है, और ये पेंसिल हम दुबई बेच रहे, दुबई में बेच रहे। अब दुबई वाले लोग 20 रुपया मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 रियाल दे रहे, 1 रियाल में उसको पेंसिल मिल जा रहा था। अब ये जो है एक्सचेंज रेट जो है बढ़ गया, मतलब रुपी स्ट्रॉन्गर हो गया। अब बोल दिया गया 1 रियाल 10 रुपया, 20 रुपया नहीं। अब मतलब यही पेंसिल खरीदने के लिए उसको 2 रियाल खर्च करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? इसी पेंसिल को खरीदने के लिए कितना रियाल खर्च करना होगा? 2 रियाल। 2 रियाल में वो नहीं लेगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि महंगा हो गया ना उसके लिए। हम बोलेंगे भाई हम तो 20 ही रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन रियाल तो कमज़ोर हो गया कंपेयर टू रुपी, तो उसको 2 रियाल का पड़ रहा, वो अब नहीं लेगा। समझ में आया? तो एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन से भी ऐसे होता है, ठीक है ना। इंक्रीज डेप्ट बर्डन, अगर मान लो कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेप्ट ले लेता है, बहुत ज़्यादा उधारी ले लेता है, उधारी के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा उस कंट्री को, तो यहाँ जब पैसा आउटफ्लो होगा, तो ये भी एक रीज़न है किसका? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्लियर हुआ पॉइंट? तो कौन कौन सा पॉइंट हम एक्सप्लेन किया, आपको 5-6 याद रखना है, प्लस एज इट इज़ याद नहीं रखना है, केस स्टडी में भी घुमा के आ जाएगा। जैसे कि केस स्टडी में, हाँ केस स्टडी में दे दिया, फॉर एग्जाम्पल बोला दुबई या सऊदी अरेबिया सप्लाइज ऑयल वर्थ ₹1 करोड़ टू इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 and 22-23, and India supplied agricultural product of worth ₹80 crore to Saudi Arabia. दे दिया, बोला now answer the following question, find out the balance of payment of India with respect to financial year इतना एंड इतना. What is the reason? अगर disequilibrium रहा, what is the reason for this disequilibrium? How can it be corrected? इस तरह से केस स्टडी को सजा देगा। समझ में आ रहा है बात? ओए समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब कोई भी चैप्टर से दे सकता है यार, 8, 6 कॉमर्स में कैसा था वैसे ही टाइप। अच्छा, मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, ये डिसइक्विलिब्रियम जो है या नेगेटिव बैलेंस जो है, इसको कैसे करके ठीक किया जा सकता है, इसको ठीक करने का तरीका है, तो तरीका हम बता देते हैं। पहला है
डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है अपने कंट्री का वैल्यू कंपेयर टू फॉरेन कंट्री गिरा दो। मतलब देखो, बोलो कि देखो ये एक पेंसिल 1 रियाल में मिल रहे हैं ना, 20 रुपया में, 1 रियाल इज इक्वल टू 20 रुपीज़। आज से 1 रियाल इज इक्वल टू 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़। यही पेंसिल आपको अब आधा रियाल में मिल जाएगा, 0.5। अब वो और ज़्यादा खरीदेगा। ये कैसे एक्सपोर्ट पुशअप हुआ? अपने कंट्री का जो करेंसी है उसको डेप्रिसिएट कर दो, अपने कंट्री का करेंसी का वैल्यू को गिरा दो, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, है ना भाई। उसको क्या मतलब है 20 रुपया हो या 40 रुपया हो, वो देखेगा मेरा रियाल कितना खर्च हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? दूसरा होता है इंपोर्ट कंट्रोल। इंपोर्ट में कंट्रोल लगा दो, रेस्ट्रिक्शन, भाई इससे ज़्यादा इंपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं? उसको नहीं, क्यों? डेप्रिसिएशन पढ़ लिए ना। इंपोर्ट में कंट्रोल कि एक आदमी इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए देखते हो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाता है, कस्टम्स लगाता है। क्यों? ताकि बाहर से आदमी लोग डिस्करेज करे, ज़्यादा सामान मत ला भाई, बिल भरना पड़ेगा बाद में। तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट कंट्रोल। फिर आते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन, अपने कंट्री का गुड्स को प्रमोट करो। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सारा एक्सपोर्ट कंपनी को, बहुत सारे एक्सपोर्ट कंपनी को गवर्नमेंट जो है ना बाबू सब्सिडी देते हैं, हेल्प करता है। क्यों? उसको पता है कि यार ये एक्सपोर्ट करेगा तभी तो फॉरेन करेंसी अपने कंट्री में आएगा। तो इंपोर्ट कंट्रोल करो, ठीक है, पैसा कम जाएगा यहाँ से। एक्सपोर्ट प्रमोशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ से लाओ, ठीक है। प्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 6, प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है ना उसका सब्स्टिट्यूट्स अपने कंट्री में बनाने का कोशिश करिए। अगर हमको 8000 में कोई इंडियन ब्रांड मिल जाएगा जो रेडमी के तरफ फ़ोन बनाता है, तो हम रेडमी का फ़ोन क्यों यूज़ करेंगे? हम चाइना का फ़ोन क्यों यूज़ करेंगे? अगर कोई अच्छा ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे BMW, ऑडी के तरह कार बना रहा है इंडिया में ही, तो हम नहीं जाएंगे ना ऑडी एंड BMW खरीदने, हम इंडिया का यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ढूंढो। समझ में आया? ये सब के थ्रू जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम को, नेगेटिविटी को, अनफेवरेबल बैलेंस को ठीक किया जा सकता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए। चलो अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट? सर 5 पॉइंट पढ़ लेना है। देखो पॉइंट पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पॉइंट समझना इज इम्पॉर्टेंट। उससे केस स्टडी आ गई तो तुम क्या करोगे? फिर कॉमर्स पेपर के तेरे सर खुल जाओगे कि पूछा क्या है। गेटिंग टू नो व्हाट आई एम टेलिंग यू। चलो अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज। सर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या? या एक्सचेंज रेट, देखो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड विद अ फॉरेन करेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोले $1 जो है वो है 80 रुपया, तो ये हो गया एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी इज टू डॉलर, मतलब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। ये है एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी व्हेन कन्वर्टेड इनटू डॉलर। उसी तरह हम बोल दिया 1 रियाल इज इक्वल टू 22 रुपीज़, तो द एक्सचेंज रेट ऑफ रियाल इंटू रुपी इज 22, तो 1 रियाल इज इक्वल टू 22 रुपीज़। तो समझ में आ गया? एक्सचेंज रेट का मतलब है वो रेट जिसमें फॉरेन करेंसीज को अपने डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी को कोई तकलीफ? चलो अब सर ये कैसे होता है? सर आप कैसे बोल सकते हैं कि एक $1 जो है वो 80 रुपये ही रहेगा? 70 क्यों नहीं हो सकता है? 100 क्यों नहीं हो सकता है? बाबू ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हम और आप नहीं करते हैं। एक्सचेंज रेट डिसाइड करने का तरीका रहता है। क्या रहता है? तरीका, सिस्टम, टाइप। 2 टाइप रहता है, 2 सिस्टम रहता है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने का कि फॉरेन करेंसी का इंडियन करेंसी में क्या वैल्यू रहेगा। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है क्या रेट रहेगा फॉरेन करेंसी का इंडियन वैल्यू में। सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई बोल दिया आज $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ हो गया।
कल बोलेगा $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ हो गया। परसों बोलेगा $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ हो गया। इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब सेंट्रल बैंक कोई कंट्री का डिटरमाइन करता है करेंसी का वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बट ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। समझ में आ रहा है बात? गवर्नमेंट मान लो अपना कोई 4-5 तो दोस्त यार को बुला दिया कि सुनो ना, ये हफ्ता में 40 रुपया डॉलर है ना, अगला हफ्ता हम 80 रुपया कर देंगे। तो क्या करेगा? पूरा डॉलर खरीद के अपने पास रख लेगा। अगला तो उसको पता है 80 होगा, फट से डबल कर लिया। तो इसको उतना फीजेबल नहीं माना जाता है। करप्शन बाबू, करप्शन। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट है, इंडिया में पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो होता था 1970s 60s में, जब हम लोग का इकोनॉमी क्लोज था, उतना फॉरेन ट्रेड नहीं होता था। फिर हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मार्केट डिसाइड करेगा कि डॉलर, रियाल, पौंड, दिरहम, दिनार का वैल्यू क्या होगा। सर मार्केट कैसे डिटरमाइन करेगा? कौन सा मार्केट? न्यू मार्केट नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट। समझ में आया? मार्केट का मतलब इन्हें मोहल्ला वाला जो मार्केट, अपना कोहिनूर मार्केट में जाके तुम पता करना चालू कर दिए, या न्यू मार्केट में जाके पता करना चालू कर दिए। ठीक है, ये सब नहीं। कौन सा मार्केट? डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिमांड ज़्यादा है तो डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, डिमांड कम है डॉलर का वैल्यू घटेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली प्राइस को इक्वल कर जाएगा। अब जैसे कि कोई बोल दिया $1 100 रुपया, अगर उसका डिमांड रहेगा 100 में खरीदेगा, नहीं दरकार है नहीं खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली दाम क्या होगा? कम हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इंडिया में यही फॉलो हो रहा है अभी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग क्लीन फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? एक्सचेंज रेट कितना तरह का है? 2 टो। कौन कौन सा 2? फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। बहुत अच्छा। अब देखो, क्या बोल रहे हो? हाँ, उसमें हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है। अब देखो, अब आते हैं कुछ टर्म्स, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन 4 टर्म है, चारों का आपको बस मीनिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मीनिंग बस। डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। तो चलिए सर, डेप्रिसिएशन में आते हैं। क्या मतलब है सर इसका? क्या वो हंस रहे क्या इतना? व्हाट इज द दो? टेल मी ऑल्सो। क्या हुआ? किसको देख के हंसी आ रहा है? एक ही बार बोलिए, आवाज एक ही बार बोलिए, वीडियो में आया हो तो देखो इधर, देखो इधर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी। मीनिंग पढ़ना है बस। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ मार्केट। मतलब जब मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के वजह से मेरा करेंसी का वैल्यू गिर जाता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ था, अब हो गया $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। क्यों? डिमांड और सप्लाई की वजह से। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अपने कंट्री का करेंसी का वैल्यू क्या हुआ है? डेप्रिशिएट हो गया है। समझ में आ रहा है बात? अब आते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब सेंट्रल बैंक अपने कंट्री का करेंसी का वैल्यू खुद से गिरा दे रहा है, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन फिक्स सिस्टम में फॉलो होता है, डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल सिस्टम में फॉलो होगा। आरबीआई बोला कि यार अमेरिका वाले लोग हम लोग से कुछ खरीद रहे नहीं है यार, एक काम करते हैं ना, अपना कंट्री का जो करेंसी का वैल्यू है उसको डिवैल्यूएट कर देते हैं, गिरा देते हैं।
ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात? इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। जब आरबीआई सेंट्रल बैंक करेंसी का वैल्यू को गिराता है उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। जब मार्केट फोर्सेस गिराता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। हो रहा है सेम काम दोनों में, एक में मार्केट फोर्सेस कर रहा है, एक में सेंट्रल बैंक कर रहा है। तो जब सेंट्रल बैंक का हाथ है तो डीवैल्यूएशन, जब मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है तो डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब गिराता है तब आपका ये डीवैल्यूएशन। चलो अब आते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब मार्केट फोर्सेस के वजह से मेरा जो वैल्यू है करेंसी का वो इंक्रीज हो जाता है, करेंसी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि 1 रियाल 20 रुपया था, अब हो गया 1 रियाल 10 रुपया। अपना कंट्री का वैल्यू स्ट्रांग हो गया करेंसी का, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। मार्केट फोर्सेस की वजह से बढ़ा है। क्लियर हो रहा है? इसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। अब आते हैं रीवैल्यूएशन। जब सेंट्रल बैंक अपने कंट्री का करेंसी के वैल्यू को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। तो देखो, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कौन सा सिस्टम में होगा? फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल सिस्टम में डेप्रिसिएशन जब मार्केट वैल्यू, मार्केट फोर्सेस की वजह से करेंसी का वैल्यू घट गया। एप्रिसिएशन जब मतलब मार्केट फोर्सेस की वजह से करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। उसके बाद डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, ये होता है फिक्स सिस्टम में। डीवैल्यूएशन मतलब जब सेंट्रल बैंक अपने करेंसी का वैल्यू को गिरा दिया। रीवैल्यूएशन मतलब जब सेंट्रल बैंक अपने करेंसी का वैल्यू को, हाँ तो हम 4 चीज़ पढ़ना था। क्लियर? पूरा चैप्टर नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा टाइम है बस। वो दोनों फ्लेक्सिबल में, दोनों फिक्स में। क्लियर हुआ पॉइंट? मतलब समझ में आ गया? अच्छा सर देखिए, आपको एक चार्ट मिलेगा, 2 डायग्राम नज़र आ रहा है आपको? आई होप आप लोग को 2 डायग्राम नज़र आ गया होगा, स्क्रीन के ऊपर में भी नज़र आता होगा। तो ये 2 डायग्राम को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग स्क्रीन के ऊपर क्या देख रहे हैं यार? बुक में देखो। तो देखो, अब हम समझाएंगे अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हम लोग कैसे करके डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है, मतलब $1 80 रुपया का रहेगा, 1 रियाल 22 रुपया का रहेगा। ये अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? हम ये बात तो बोल दिया, मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। अब उसको बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो ये ठीक है ना? आ रहा है ना? हाँ सर। क्या हुआ? ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं प्राइस या रेट, यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी। ये है मेरा डिमांड कर्व। क्या है? ये है मेरा डिमांड कर्व और ये है मेरा सप्लाई कर्व। अब देखो, जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा यही हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। तो बस डिसाइड हो गया। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पे ये करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही हो गया इक्विलिब्रियम रेट। मतलब इतना क्वांटिटी डॉलर का, इतना रेट इसका रहेगा। अब अगर मान लो सप्लाई बढ़ जाता है, सप्लाई हो गया यहाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सप्लाई बढ़ने से पहले हम लोग सोचते हैं अगर मान लो कोई प्राइस बढ़ाने का कोशिश किया कि भाई प्राइस यहाँ रहेगा, तो भाई जब प्राइस P1 से P2 में जाएगा तो प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पे देखो एक्सेस सप्लाई हो गया। क्या हो गया? सप्लाई ज़्यादा और डिमांड। तो भाई सप्लाई कोई भी चीज़ का ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस को क्या करेगा? नीचे की तरफ ढकेलेगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम प्राइस प्रीवेल कर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब अगर मान लो कोई बोला नहीं हम प्राइस इतना इक्विलिब्रियम प्राइस में नहीं रखेंगे, प्राइस को कम करो। भाई जैसे प्राइस कम किया, P0 में लेकर गया तो सप्लाई तो इतना है, डिमांड हो गया ज़्यादा, यहाँ तक डिमांड ज़्यादा हो गया, देख रहे हो?
तो ये क्रिएट हो गया एक्सेस डिमांड। क्या हो गया? ये एक्सेस डिमांड जो है प्राइस को वापस से ऊपर के तरफ पुश करेगा और इक्विलिब्रियम प्राइस प्रीवेल करेगा। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट डिसाइड होता है फॉरेन करेंसी का। ठीक है, डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करेगा वही हो गया रेट। अगर उससे ज़रा सा तुम बढ़ाओगे तो एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगा, दाम वापस से गिरने लगेगा। उससे ज़रा सा प्राइस को नीचे करोगे तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगा, प्राइस को वापस से, समझ में आ रहा है, ऊपर की तरफ पुश करेगा। बट एक चीज़ और समझना है कि सर डिमांड और सप्लाई तो बढ़ता और घटता रहता है, डिमांड सप्लाई तो फिक्स नहीं रहते हैं ना सर, बढ़ता और घटता रहता है। तो सर डिमांड और सप्लाई बढ़ेगा घटेगा, उस हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा और घटेगा। मान लो ये है मेरा डिमांड, ये है मेरा डिमांड कर्व, ये है मेरा सप्लाई कर्व, यहाँ पे है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। अब मान लो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया यहाँ, तो ये नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ गया। तो अगर मान लो सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड यहाँ पे, तो ये नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे इस चैप्टर को अच्छे से और समझना है तो चैप्टर नंबर 6 है ना, मार्केट मैकेनिज्म, जहाँ पे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व को एक्सप्लेन किया गया, बेटर और समझ में आ जाएगा। समझ में आए बात? तो ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे होता है कंप्लीट। इस चैप्टर से आप लोगों का 6 मार्क्स आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फॉर एनी डाउट्स व्हाट्सएप मी और मेंशन मी इन कमेंट्स।